7th of Feb 2016 बांग्लादेश सेंट्रल बैंक के डायरेक्टर अपने घर से निकले और सीधे 10th फ्लोर बैंक के 10th फ्लोर पे पहुंचे, जो कि अकाउंट्स एंड बजटिंग डिपार्टमेंट था। वो कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड डिपार्टमेंट था जहाँ की अक्सर नॉर्मल लोग नहीं जा सकते थे। अब डायरेक्टर अगर वहाँ पहुंचे हैं तो कुछ काम होगा। दरअसल कुछ दिनों से वहाँ का प्रिंटर ख़राब था और ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी थी क्योंकि वो प्रिंटर बैंक के सॉफ्टवेयर के साथ हुक्ड अप था, लिंक्ड था, जो कि रियल टाइम ट्रांजैक्शंस को प्रिंट करता था। अब इस टेक्निकल ग्लिच की वजह से प्रिंटर का ट्रे काफ़ी दिनों से खाली था, कोई भी वो ट्रांजैक्शंस प्रिंट नहीं कर पा रहा था। काफ़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार प्रिंटर सही हो गया, लेकिन जैसे ही वो सही हुआ उसने अपने सारे पुराने बैकलॉग जो कि पेंडिंग में पड़े थे सारे एक के बाद एक वो प्रिंट करना शुरू कर दिया। पहले तो सारी चीज़ें नॉर्मल लग रही थी कि कोई ऐसे प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन कुछ देर के बाद डायरेक्टर ने कुछ गौर किया। एक्चुअल ट्रांजैक्शन से ज़्यादा वो प्रिंटर प्रिंट कर रहा था और प्रिंटर को गौर से देखने के बाद उन्हें समझ आया कि 35 सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस उसमें मौजूद थे, जो कि बैंक ने कभी किया ही नहीं था। बैंक के डायरेक्टर ने उन जब 35 ट्रांजैक्शंस को गौर से देखा तो उन्हें समझ आ गया कि उनके बैंक ने $1 बिलियन खो दिए हैं। अब ये पैसे कहाँ गए, इसी बारे में पूरी कहानी है। हेलो जी, मेरा नाम है शादाब अशरफ। आज हम बात करेंगे ऐसे बैंक हाइस्ट की जिसमें पूरी कंट्री इन्वॉल्व थी। ये कहानी फेब 2016 बांग्लादेश की है, लेकिन इस कहानी की शुरुआत किसी और ही कंट्री में हुई थी, ठीक 9 महीने पहले, मई 2015, फिलीपींस, जो कि करीब 3000 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश से। 4 लोग आरसीबीसी बैंक के जुपिटर स्ट्रीट ब्रांच में एंटर होते हैं और वो चारों 4 अलग अलग बैंक अकाउंट्स खुलवाते हैं, जिसमें हर अकाउंट में $500 डलवा के और वो उस बैंक को छोड़ के चले जाते हैं और 9 महीने तक कभी वापस नहीं आए उस बैंक में। अब वापस आते हैं बांग्लादेश, जो कि दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, और बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक वहाँ की कैपिटल ढाका में मौजूद है। ढाका ऐसा शहर है जहाँ पे 20 मिलियन लोग रहते हैं। लेकिन कोई भी कंट्री की इकोनॉमी कितनी भी तेज बढ़ रही हो, लेकिन $1 बिलियन की चोरी उसके लिए बहुत महंगी साबित हो सकती है। अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं वापस जनवरी 2016 में बांग्लादेश। इस बैंक हाइस्ट से ठीक 1 महीने पहले बैंक के एक एम्प्लॉय घर जाने से पहले कुछ अपने ईमेल्स चेक कर रहे थे और वो उनके लिए एक नॉर्मल दिन था। वो ईमेल चेक करते करते अपने घर वापस चले गए, लेकिन अनजाने में उन्होंने एक ऐसे इन्फेक्टेड ईमेल पे क्लिक कर दिया था जो कि हैकर्स ने उन्हें भेजा था। और ईमेल पे क्लिक करते ही एक ऐसा मिलिशियस प्रोग्राम उस बैंक के सिस्टम में इंस्टॉल हो गया जिसने हैकर्स को पूरा एक्सेस दे दिया कि वो इन बैंक्स के सारे ऑपरेशंस को वहां से ट्रैक कर सकते थे, और ऐसा ही उन्होंने किया। ठीक 1 महीने बाद थर्सडे को, जब बांग्लादेश सेंट्रल बैंक के एम्प्लॉयज़ छुट्टियां मनाने, अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए उन्होंने अपने सिस्टम्स को ऑफ किया और तैयारी कर रहे घर जाएं। बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे वीकेंड सैटरडे और संडे को नहीं होता है, बल्कि फ्राइडे और सैटरडे को होता है। सारे एम्प्लॉयज़ अपने घर चले गए और तब एक आखिरी बार हैकर्स की एंट्री होती है बांग्लादेश सेंट्रल बैंक के सिस्टम्स में। लेकिन इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र से डील करना वॉज अ होल अनदर थिंग। स्विफ्ट ये एक मिलिट्री ग्रेड ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क है, एक ऐसा नेटवर्क जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को करने में हेल्प करता है बैंक्स की। जस्ट टू बी क्लियर, ये कोई एक्चुअल फंड ट्रांसफर नहीं करता है, बल्कि ये सिर्फ 2 अकाउंट्स के बीच में एक ट्रस्टेड पेमेंट ऑर्डर्स को जनरेट करता है, जिससे कि बैंक्स को पता चलता है कि ये पेमेंट और ये ट्रांसफर सिक्योर्ड है, और फिर बैंक उस पर काम करते हैं। और यही रीज़न है कि हैकर्स कभी भी सीधे बैंक को टारगेट नहीं करते हैं, बल्कि वो इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स पे फोकस करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी बिल्कुल ही अलग थी। यहाँ पे हैकर्स ने सीधे बैंक को टारगेट किया था। जो मैलवेयर प्रोग्राम हैकर्स ने इंस्टॉल किया था बैंक के सिस्टम के अंदर, उससे उन्होंने स्विफ्ट के क्रेडेंशियल्स को निकाल लिया। हाँ, स्विफ्ट एक मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी के साथ आता है, लेकिन यहाँ पे बैंक की गलती थी, और अगर बैंक की गलती है तो ऐसी मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी भी कोई काम नहीं आएगी। हैकर्स ने टोटल 35 ट्रांसफर्स को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क से दुनिया के कई सारे बैंक अकाउंट्स और कई सारे डिफरेंट बैंक्स में इन्होंने ट्रांसफ़र किया। उन 35 ट्रांसफर्स का टोटल सम $951 मिलियन था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई न्यूयॉर्क कहाँ से आ गया। दरअसल बांग्लादेश सेंट्रल बैंक ने न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व ऑफ बैंक में
मिलियन ऑफ डॉलर्स स्टोर करके रखे थे इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए, जो कि हर कंट्री करके कहीं ना कहीं स्टोर करके रखती है। अब एक्चुअली वो 35 ट्रांसफर्स किन किन अकाउंट्स में हुए थे, इनके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अगले दिन फ्राइडे, न्यूयॉर्क सिटी, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फाइनेंशियल सेंटर्स है, उसके पास बांग्लादेश बैंक से कुछ पेमेंट ऑर्डर्स आए $951 मिलियन के, जो कि दरअसल हैकर्स ने भेजी थी। लेकिन फेड के पास इस पे डाउट करने कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि स्विफ्ट के क्रेडेंशियल्स भी साथ में थे और वो स्विफ्ट को ट्रस्ट करते थे, तो उन्होंने प्रोसेसिंग अपनी शुरू कर दी। अब कहानी वहीं आ गई है जहाँ से शुरू हुई थी। संडे मॉर्निंग, बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक के एम्प्लॉयज़ अपनी छुट्टियाँ मना के वापस ऑफिस पहुँचे, उसी प्रिंटर को सही करने के लिए जो काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ा था। और जब वो प्रिंटर को सही कर पाए तो उसने सारी ट्रांजैक्शंस को प्रिंट किया, बैकलॉग्ड जो कि हो रखे थे काफ़ी दिनों से, और तब उन्हें अंदाज़ा हुआ कितनी बड़ी चोरी हुई है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट टेक्निकल ग्लिच था बांग्लादेश बैंक के प्रिंटर के साथ, लेकिन अब तक आप ये समझ गए होंगे कि दैट वॉज नॉट अ टेक्निकल ग्लिच, इट वॉज ऑल प्री प्लान्ड बाय द हैकर्स ने जानबूझ के उस प्रिंटर को ख़राब किया था ताकि बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक के एम्प्लॉयज़ को पता ही ना चले उन ट्रांजैक्शंस के बारे में, और तब तक हैकर्स को अपना काम करने का काफ़ी वक्त मिल गया। तब तक श्रीलंका के एक बैंक अकाउंट जो कि ड्यूश बैंक में था और जिस अकाउंट का नाम था शालिका फाउंडेशन, उसमें $20 मिलियन आते हैं, जो कि दरअसल न्यूयॉर्क फेड ने ही भेजे थे। जाहिर सी बात है ये उन 35 ट्रांसफर्स में से एक था, और अब तक बांग्लादेश में एम्प्लॉयज़ को भी ये पता चल चुका था कि एक 35 ट्रांसफर्स का टोटल थेफ्ट हुआ है उनके साथ, और सारे स्टाफ एकदम पैनिक्ड हो गए थे और उन्होंने फ़ौरन सोचा कि किसी तरह से न्यूयॉर्क फेड को कॉल करें और ताकि ये ट्रांसफर्स को रुकवाया जा सके, तो वापस अकाउंट में बुलवाया जा सके पैसे। लेकिन उस दिन संडे था और न्यूयॉर्क फेड बंद था, और जब तक न्यूयॉर्क फेड के एम्प्लॉयज़ मंडे को आते तब तक बहुत देर हो चुकी होती। लेकिन बांग्लादेश के लिए एक अच्छी चीज़ हो गई कि जो एक्चुअल ट्रांसफ़र न्यूयॉर्क फेड कर रहा था उसके ऑटोमेटिक सिस्टम्स ने 30 ट्रांजैक्शंस को ब्लैकलिस्ट कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था मैनुअल रिव्यू के लिए, क्योंकि उन ट्रांसफर्स में से एक नाम ऐसा भी था जिसको न्यूयॉर्क फेड ने ब्लैकलिस्ट पहले से ही कर रखा था। ये बांग्लादेश के लिए अच्छा साबित हुआ और हैकर्स के लिए बुरा, क्योंकि अब $870 मिलियन का ट्रांसफर ब्लॉक हो चुका था। जब न्यूयॉर्क फेड के एम्प्लॉयज़ मंडे को वापस आए तो उन्होंने गौर किया कि उन ट्रांजैक्शंस के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि इतने सारे अमाउंट बैंक्स के पास ना जाते हुए प्राइवेट अकाउंट्स में जा रहे थे। तो उन्होंने बांग्लादेश को कॉल करके क्लैरिफिकेशन मांगी और बांग्लादेश में इनको बताया कि भाई ये सारे ट्रांजैक्शंस फर्जी हैं। तो उसके बाद उन्होंने सारे ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दिया। हाँ, 30 ट्रांजैक्शंस ब्लॉक हो गए, लेकिन अभी भी 5 ट्रांजैक्शंस बचे थे जो कि न्यूयॉर्क फेड के सिस्टम से मिस हो गए, और वो ट्रांजैक्शंस एक्चुअल में ट्रांसफ़र हो गए, और वो 5 ट्रांजैक्शंस का टोटल $101 मिलियन था, जो कि करीब 750 करोड़ रुपए होता है, और ये अब भी बहुत बड़ा अमाउंट था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो 5 ट्रांजैक्शंस गए कहाँ। एक ट्रांजैक्शन के बारे में तो हमें पता है कि जो श्रीलंका गया था, $20 मिलियन श्रीलंका के एक पैन एशिया बैंक में एक शालिका फाउंडेशन नाम की एक NGO में ट्रांसफ़र हुए थे। लेकिन जब उस पैन एशिया के एक एम्प्लॉय ने जब उसको वेरीफाई किया कि $20 मिलियन इतना बड़ा अमाउंट एक छोटे से NGO में आ रही है, तो वहाँ पे उसको एक रेड फ्लैग नज़र आया, उसे डाउट हुआ। उसने जब फर्दर चेक किया तो उसको ये दिखा कि शालिका फाउंडेशन का जो फाउंडेशन है वो एक्चुअल में फाउंडेशन करके स्पेल किया था, जिससे डाउट और क्लियर हो गया। और जब फर्दर रिसर्च हुई तो उसमें पता चला कि ये शालिका फाउंडेशन नाम की जो NGO थी वो दरअसल एक फेक कंपनी थी। इसके बाद श्रीलंका के पैन एशिया बैंक ने वो $20 मिलियन को वापस बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन अभी भी 4 ट्रांसफ़र बचे थे जो कि करीब $81 मिलियन हो रहे हैं। अब ये कहाँ गए? हैरानी की बात यह है कि ये 4 ट्रांसफ़र्स एक ही कंट्री में, एक ही बैंक में, यहाँ तक कि एक ही ब्रांच में ट्रांसफ़र किए गए। फिलीपींस RCBC बैंक, जुपिटर स्ट्रीट ब्रांच। यहाँ पे उन्हीं 4 लोगों का बैंक अकाउंट था जिसमें पिछले 9 महीनों से सिर्फ $500 थे, और अचानक से एक ही दिन में $81 मिलियन उन अकाउंट्स में आ जाते हैं। हालांकि यहाँ पे RCBC बैंक को ट्रिगर हो जाना चाहिए था और उन्हें डाउट करना चाहिए था कि आखिर जिस बैंक अकाउंट में कुछ नहीं था वहाँ पे अचानक से इतना बड़ा अमाउंट कैसे आ गया। लेकिन किन्हीं वजह से उन्होंने इस पर गौर नहीं किया और उसको अलाउ कर दिया। इसके फ़ौरन बाद उन 4 लोगों ने उन पैसों को निकाला
और निकालने के बाद कसिनो लेके गए, जहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मनी को मनी लॉन्ड्रिंग किया। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मनी को उन्होंने हार्ड कैश में बदला, एक ऐसे हार्ड कैश में जिसको ट्रेस करना इम्पॉसिबल है। बांग्लादेश ने आरसीबीसी बैंक से कांटेक्ट करके ये कोशिश की थी कि वो उन ट्रांसफर्स को रोक दें, ब्लॉक कर दें, लेकिन मंडे को फिलीपींस में चाइनीज़ न्यू ईयर था, जो कि एक नॉन वर्किंग हॉलीडे है फिलीपींस की। अब तक आपने इस पूरी कहानी में एक ट्रेंड को नोटिस किया होगा कि यहाँ पे टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है, और कुछ लोग इसे बांग्लादेश की बदकिस्मती भी मानते हैं। बल्कि सच तो ये है कि हैकर्स ने इस पूरे अटैक को बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया था, और ये एक वेल टाइम्ड अटैक था। थर्सडे इवनिंग को हैकर्स ने बांग्लादेश के बैंक के सिस्टम्स में एंट्री की, जब बांग्लादेश बैंक में वीकेंड स्टार्ट होने वाला था और बैंक बंद होने वाला था। अगले दिन फ्राइडे को न्यूयॉर्क के पास वो रिक्वेस्ट पहुंची बैंक ट्रांसफर्स की, और उसने सोचा कि क्लैरिफाई करे बांग्लादेश में कॉल करके कि भाई ये ट्रांसफ़र किसको करना है और क्यों करना है। लेकिन बांग्लादेश बैंक में कोई भी मौजूद नहीं था कॉल पिकअप करने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश बंद था। संडे को बांग्लादेश के एम्प्लॉयज़ वापस आए अपने बैंक, और उन्होंने इस हाइस्ट के बारे में उनको पता चला। उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि न्यूयॉर्क फेड में कॉल करके और इस ट्रांसफ़र को ब्लॉक किया जा सके, लेकिन तब तक न्यूयॉर्क फेड में कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि वहाँ पे संडे था और न्यूयॉर्क फेड में छुट्टी थी। न्यूयॉर्क फेड को इस हाइस्ट के बारे में मंडे को पता चला, और उन्होंने इस ट्रांसफ़र्स को ब्लॉक किया। लेकिन फिलीपींस के आरसीबीसी बैंक को मंडे को भी पता नहीं चला, क्योंकि वहाँ पे मंडे को भी छुट्टी थी, क्योंकि चाइनीज़ न्यू ईयर था। और आरसीबीसी बैंक को ट्यूसडे को पता चला इस हाइस्ट के बारे में, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था, और ये सारे पैसे उन 4 लोगों ने निकाल लिए थे। आपके जहन में ये भी आ रहा होगा कि उन 4 अकाउंट होल्डर्स की डिटेल्स हम बैंक से लेके और उनको पकड़ सकते हैं, लेकिन वो सारे 4 अकाउंट्स एक फ्रॉड आइडेंटिटीज़ पे खोले गए थे। और इन्वेस्टिगेटर्स ने आरसीबीसी बैंक के 2 एम्प्लॉयज़ को भी पकड़ा, जिनका नाम था डिंग और गाओ, जो कि चाइनीज़ थे। और जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि ये दोनों सिर्फ मिडिल मैन थे। हालांकि ये दोनों चाइनीज़ मिडिल मैन थे, लेकिन एक्चुअल हैकर्स को पकड़वाने के लिए इन लोगों का बहुत ही अहम रोल था, और इनसे हम एक्चुअल हैकर्स को आराम से पकड़ सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक बांग्लादेश के अथॉरिटीज़ आके इनसे क्वेश्चन करते, तब तक ये दोनों फिलीपीन को छोड़ के चाइना के मकाऊ भाग गए, जहाँ से दोबारा इन दोनों को पकड़ पाना हाईली इम्पॉसिबल था। और इस तरह से उन 4 हैकर्स ने द बिगेस्ट बैंक हाइस्ट इन हिस्ट्री को अंजाम दिया। हालांकि हैकर्स ने पूरी कोशिश की थी कि वो पकड़े ना जा सकें, लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने जब उस मालवेयर प्रोग्राम को एनालाइज किया तो उन्होंने कुछ ऐसे टूल्स और टेक्निक्स का उसमें यूज़ देखा, जो कि दुनिया के और बहुत सारे बैंक हाइस्ट में उसका यूज़ हुआ था। बहुत सारे अटैक्स में उसी टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ हुआ था। तो साइबर सिक्योरिटी इस नतीजे पे पहुंचे कि ये सारे अटैक्स एक ही ग्रुप ने किए हैं, और तब उस ग्रुप का नाम रखा गया लैज़रस। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। जब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने और ज़्यादा इन अटैक को एनालाइज किया, तो उन्हें ये सारे अटैक्स एक पर्टिकुलर कंट्री की तरफ पॉइंट आउट करते हुए मिले। अब यहाँ पे एंट्री होती है नॉर्थ कोरिया की, क्योंकि हैकर्स ने जिन सर्वर्स का यूज़ किया था उसमें से करीब एक बार तो वो आईपी एड्रेस नॉर्थ कोरिया का था। अब पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हैकर्स ने जानबूझ के उस आईपी एड्रेस का यूज़ किया था ताकि नॉर्थ कोरिया को ब्लेम किया जा सके, लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि वो उसमें नॉर्थ कोरिया ही शामिल था। और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इसके 2 रीज़न बताते हैं। पहला कि है कि जो मैलवेयर प्रोग्राम्स के अंदर जो कोडिंग की हुई थी उसमें कोरियन लैंग्वेजेस का बहुत हद तक यूज़ किया गया था। और दूसरा रीज़न हमें उन 2 चाइनीज़ एम्प्लॉयज़ से मिलता है जो कि फिलीपींस को छोड़ के मकाऊ में गए थे। अब मकाऊ चाइना की एक ऐसी जगह है जो कि नॉर्थ कोरिया का फाइनेंशियल पॉइंट है, जिससे कि वो बाहरी वर्ल्ड से कांटेक्ट में रहते हैं। और पॉसिबिलिटी है कि मकाऊ से ही पैसे नॉर्थ कोरिया पहुँचे, जहाँ पे उन पैसों की मदद से नॉर्थ कोरिया की इकनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगी, और वहाँ के जो एलिट्स हैं उन पैसों से उनकी लाइफस्टाइल को अच्छा करने में मदद मिली, और जो न्यूक्लियर के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी उन पैसों ने हेल्प की। क्योंकि नॉर्थ कोरिया की जीडीपी 2016 के बाद काफ़ी ऊपर उठ गई थी। तो आपको क्या लगता है, क्या नॉर्थ कोरिया का ही हाथ है इन बैंक हाइस्ट के पीछे, या हैकर्स ने जानबूझ के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को मिसगाइड करने के लिए नॉर्थ कोरिया का नाम शामिल किया? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मास्सलामा।